फ्रेंच रिवॉल्यूशन नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जो मेन पॉइंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हैं, खास करके दो पार्ट। पहला 14 जुलाई 1789 के रिवॉल्यूशन से संबंधित हिस्सा, और दूसरा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसके जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इसका नोट्स बना लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम इसके लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें हमने कलेक्ट किया है और ये सफिशिएंट है आपके लिए। कोई क्वेश्चंस भी आए तो आप इससे लिख सकते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। मैं हूँ सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। फर्स्ट पेज का है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द किंग लुई 16 कमांडेड ट्रूप्स मूव इनटू द सिटी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को लुई 16 अपने सेना शहर की ओर जाने के लिए आदेश देता है। Rumors spread that the king soon ordered the army to open fire upon the citizens. ये अफवाह फैली कि राजा बहुत जल्द अपने आर्मी को सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश देगी। 7,000 men and women gathered in front of the hall and formed a people militia. 7,000 से ज़्यादा औरत और मर्द टाउन हॉल के समीप जमा हुए और उन्होंने पीपल मिलिशिया का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अ ग्रुप ऑफ पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्टिज प्रिजन वेस्टाइल। कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप शहर के ईस्टर्न पार्ट की ओर मार्च किए और उन्होंने जो किले के रूप में एक फोर्टिज प्रिजन था जिसको वेस्टाइल कहा जाता था, उस पर धावा बोल दिया और उसको ध्वस्त कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये जो किला था वेस्टाइल का, उसे राजा के डिस्पोटिक पावर का प्रतीक माना जाता था, राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। इसको ध्वस्त करके जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने राजा के भय को समाप्त कर दिया था। दे किल्ड द कमांडर ऑफ वेस्टाइल एंड रिलीज 7 प्रिजनर्स। उन्होंने जो कमांडर था वेस्टाइल किले का, जो जेलर था, उसकी हत्या कर दी और 7 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया। हालांकि उन्हें ये विश्वास था कि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे गोले और हथियार मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था ज़्यादा नहीं। और जेल में सिर्फ 7 ही कैदी थे, बहुत ज़्यादा कैदी नहीं थे। उन 7 कैदियों को उन्होंने आज़ाद करवा दिया। आइए, जो चैप्टर फ्लैशबैक से शुरू होता है, वहाँ से हम अब मेन पॉइंट को जो उठाए हैं आपके लिए, आप इसको ज़रूर लिख लेंगे अपने कॉपी में। काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स ये आपके लिए होगा काफ़ी। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज किस तरह का था। देखिए, इस चैप्टर का शुरुआत जो होता है यहाँ से कि राजा 16 राजा बना फ्रांस में। उसके बाद क्या क्या परिस्थितियाँ उसके सामने थी उसका भी वर्णन यहाँ पर है। लुई 16 ascended the throne in 1774 when he was 20 years old. लुई 16 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा जब उसका उम्र से 20 साल का था। He got an empty treasury, उसे एक खाली खजाना मिला, यानी उनके पिताजी के समय जो कारण रहे होंगे उसके कारण पूरी खजाना खाली था और इसको एम्प्टी ट्रेजरी मिला। क्यों एम्प्टी ट्रेजरी था उसका कारण यहाँ पर है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइज वर द मेन रीजन्स ऑफ इट। लंबे समय तक जो फ्रांस ब्रिटेन में युद्ध हुआ था और जो दरबार के बहुत फिजूल खर्ची थे, जो वर्साइज का किला था, राज दरबार था, महल था, उसमें जो बहुत फिजूल खर्ची हो रहे थे, उसके कारण ये ट्रेजरी खाली हो गई थी। लुई 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। एज अ रिजल्ट more than 1 billion livres were added to a debt which had already risen to more than 2 billions of livres.
लुईस 16 ने अमेरिका के 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए मदद की थी, जिसके कारण उसके ऊपर 1 बिलियन लीवर का कर्ज और बढ़ गया था और अब यह 2 बिलियन से भी ज़्यादा कर्ज लुई 16 के ऊपर हो गया था, राजा के ऊपर हो गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। द लेंडर्स वर चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन इट। जो राजा को कर्ज दिए थे वह अपने कर्ज के ऊपर, अपने लोन के ऊपर 10% चार्ज कर रहे थे, राजा से 10% का ब्याज मांग रहे थे। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक मेंटेनिंग द आर्मी, द कोर्ट, रनिंग ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। राज दरबार के जो खर्चे थे, आर्मी सेना पर जो खर्चे थे, कोर्ट के जो खर्चे थे, ऑफिस जो चल रहे थे, यूनिवर्सिटी चल रहा था, उन सब पर जो खर्च हो रहे थे, उसने राजा के ऊपर ये दबाव बनाया कि वह टैक्स को बढ़ाए। यानी टैक्स बढ़ाने के लिए राजे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, क्योंकि राजा को बहुत सारे काम करने होते हैं, आर्मी रखना होता है, ऑफिस चलाना होता है, दरबार चलाना होता है, यूनिवर्सिटी चलाना होता है। तो इसके लिए जो टैक्स बढ़ाना उसके लिए मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उसके खजाने खाली थे और कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुके थे। आइए यहाँ से हम देखेंगे जो मेन टॉपिक था, फ्रेंच सोसाइटी इन ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम से क्या तात्पर्य है? देखिए, ओल्ड रिजिम से सीधा तात्पर्य है 1789 ईस्वी के जो क्रांति हुआ उससे पहले के जो युग था उसको ओल्ड रिजिम कहा जाता है इतिहास में। और उस समय फ्रांस का सोसाइटी 3 भागों में विभाजित था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ मिडल एज। जो मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी उसके उसी तरह की सोसाइटी फ्रांस में थी। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला था द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ द पर्सन हु हैव अ स्पेशल फंक्शंस इन चर्च। वैसे लोग जो चर्च में स्पेशल पूजा पाठ या जो रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज करने वाले लोग थे, उन लोगों का जो वर्ग था उससे फर्स्ट स्टेट बनता था। द चर्च लेविड अ टैक्स कॉल्ड टिथ फ्रॉम द पीजेंट्स विच कंप्राइज्ड ऑफ 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चर्च एक टैक्स भी लेता था किसानों से, जो 1/10 होता था, 1/10 पार्ट होता था जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे, उसके 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में, जिसको टिथ कहा जाता था, उस तरह टैक्स के रूप में वो लेता था। सेकेंड स्टेट, यहाँ डी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी। जो सेकेंड स्टेट था उसको नोबिलिटी कहा जाता था। नोबेल मतलब फ्यूडल्स होता है, यानी जो सामंत होते हैं। इट कंप्राइज्ड ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट्स फ्यूडल्स ऑफ द स्टेट। इसमें अमीर सामंत लोग, जमींदार लोग जो थे वो शामिल थे। दे इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेज आई फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो जो फ्यूडल्स लोग थे वह एक अलग तरह के टैक्स वसूलते थे किसानों से, जिसे फ्यूडल ड्यूज कहा जाता था, और इसे किसान से वो वसूलते थे। बोथ द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। दोनों ही स्टेट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जन्म से कुछ विशेषाधिकार हासिल किए होते थे, यानी जन्म लेते एक साथ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिल जाता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस टू द स्टेट्स। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिविलेज इनको ये मिला हुआ था कि ये दोनों ही वर्ग, फर्स्ट और सेकेंड वर्ग के लोगों को, राजा को कोई किसी भी तरह के टैक्स नहीं देना पड़ता था, उससे वो बाहर थे। थर्ड स्टेट, इट कंप्राइजेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सच एज बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस
लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। जो थर्ड स्टेट था वह सबसे बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा था। इसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट के लोग, दरबारी, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, किसान, आर्टिजन्स, भूमिहीन मजदूर और नौकर चाकर सभी आते थे। They had no privileges as they had to pay direct taxes called teeth and tile and teeth to the church and many indirect taxes levied on articles of every consumption like salt and tobacco। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें सभी तरह के टैक्स देने पड़ते थे। डायरेक्ट टैक्स जिसमें टाइल कहा जाता था, इसके अलावा चर्च को जो टैक्स देते थे टित, वह तो देना ही पड़ता था। साथ ही कई इनडायरेक्ट टैक्स भी उनको देना पड़ता था, जैसे कि नमक और टोबैको पर इनडायरेक्ट टैक्स उनको देना पड़ता था। थर्ड स्टेट मेड अप about 90% of the population of France, which had only 40% of cultivated land, while first and second state made only 10% of population which had 60% of the land। थर्ड स्टेट में 90% पॉपुलेशन आ जाता था और ये 90% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 40% ज़मीनें थी, जबकि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे उनका कुल संख्या 10% के लगभग था और इनके पास 60% ज़मीनें थी। तो इस वीडियो में आपने खास करके जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में आपने देखा और कौन कौन से उनको प्रिविलेजेस थे, किस तरह के टैक्स लगते थे, इन सबको आपने देखा। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके हम वीडियो के रूप में नोट्स आपके लिए नोट्स की चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको नोट कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।